नमस्कार साथियों। आज हम लोग ल्यूसेंट से भौतिक विज्ञान की चर्चा करने वाले हैं और ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर होगा। स्पीड अपने हिसाब से सेट कर लेना। सुनिएगा ध्यान से। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आगे आ जाएंगे हम मात्रक पर। तो मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे हम वजन तौलते हैं तो वजन को हम नापते हैं किलोग्राम में या ग्राम में, तो हम कहते हैं इतने किलोग्राम। तो जो माप तौल की जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, वही मात्रक होता है। लंबाई को या तो हम फुट में नापते हैं या मीटर में नापते हैं, है ना। तो ये सब मात्रक कहलाते हैं। जैसे तुमने चाल का मात्रक देखा, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो किसी भी चीज को समय का देखेंगे तो सेकंड है, सेकंड में बताते हैं, घंटे में बताते हैं, मिनट में बताते हैं। ये सभी क्या है? समय के मात्रक हैं। मात्रक वैसे दो प्रकार के हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सरणी में दिया गया है। जिसमें आपका पहला होता है लंबाई, जिसका मात्रक है मीटर और संकेत होता है इसका एम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, इसका केजी संकेत होता है। समय का मात्रक सेकंड है। ताप का मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडला है। पदार्थ का परिमाण इसका मोल। एसआई के संपूरक मूल मात्रक समतल कोण मात्रक रेडियन होता है। घन कोण मात्रक स्टीरेडियन होता है। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत इसमें दिए गए हैं। जैसे ताप डिग्री सेंटीग्रेड, मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है, संकेत डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई दे रहा होगा, नया वाला और पुराना वाला भी। यहां पर आप देखेंगे आवृत्ति का जो पुराना मात्रक है वो है कंपन प्रति सेकंड, और अब नया मात्रक जो आया है वो है हर्ट्ज। जैसे ताप को पहले डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है पुराना वो है कैंडल शक्ति, और अब है कैंडला। अब हम बात करेंगे वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बहुत सारी मात्रक ऐसी होती हैं जो इनके प्रयोग से बनते हैं। जैसे मीटर और सेकंड, इन दोनों से मिलकर बन गया मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये मीटर और सेकंड की सहायता से जो नए मात्रक बनाए जाएंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन है एवं एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन।
कार की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी छोटी या बड़ी बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों में विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे निम्न सारणी में हम देखेंगे। तो आइए इस सारणी को देख लेते हैं। जैसे 10⁻18, इसको एक्सा बोलते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो ई है। अगर हमें कहीं 10⁻18 लिखना है तो हम सीधा ई लिख देंगे और इसका मतलब हो जाएगा 10⁻18। एक्सा इसका नाम है, कह सकते हैं। प्रफिक्स ऊपर लिखा है, पूर्व प्रत्यय, जिसको हम इंग्लिश में प्रफिक्स बोलते हैं। 10 पे घातें अगर 15 लगना है, 10 पे पावर 15, तो पेटा कहते हैं इसको। इसका सिंबल होता है पी। 10 पे घातें 12 यानी कि 10 टू दी पावर 12, टेरा कहते हैं। इसका सिंबल होता है टी। 10 टू दी पावर 9 गीगा बोलते हैं, जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है जी। 10 टू दी पावर 6 मेगा बोलते हैं, सिंबल होता है एम। 10 टू दी पावर 3 10 पे घातें 3 किलो, के इसका सिंबल है। 10 पे घातें 2 10 टू दी पावर 2 हेक्टो, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से इसको दिखाते हैं। 10 पे घात 1 10 टू दी पावर 1 डेका, डी ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें माइनस की घातों के बारे में भी है। 10 पे घात 18 ए2, ए सिंबल है। 10 पे घातें -15 फेम्पटो, एफ इसका जो है सिंबल है। 10 पे घात 12 10 टू द पावर -12 पी। 10 टू द पावर 9 नैनो, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और 10 टू द पावर -6 माइक्रो, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 10 टू द पावर -3 मिली, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 टू द पावर -2 इसे सेंटी यानी कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 टू द पावर -1 डेसी, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है गति। गति में है पहला चैप्टर अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। आ माने नहीं, दिश माने दिशा, यानी कि इसमें दिशा क्लियर नहीं होगी। जैसे कोई हमने चीज ऊपर से गिरा दी नीचे, तो वो सीधी नीचे दिशा में जाएगी, उसकी दिशा क्लियर है कि वो नीचे जाएगी। तो वो जो उसकी स्पीड है, जब हम उसकी स्पीड को मापेंगे तो उसे हम वेग कहेंगे, क्योंकि वेग सदिश राशि है। और वेग सदिश राशि होने के कारण जो वेग होती है उसमें दिशा क्लियर होती है, और ये अदिश राशि है, इसमें दिशा क्लियर नहीं होती। अब जैसे हमने चाल कहा, तो जैसे मान के चलिए कि मैं कानपुर से पहले इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से होते हुए फिर मैं मान के चलिए बिहार गया, तो यहाँ पर कोई एक दिशा नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन स्पीड निकल आएगी आपकी। लेकिन जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई जाए या कोई हवाई जहाज नीचे गिर जाए, तो उसकी जो स्पीड हम नापेंगे, क्योंकि एक ही दिशा है इसलिए हम कहेंगे इतने वेग से हवाई जहाज नीचे गिरा, तो वहां पर वेग कहेंगे क्योंकि दिशा क्लियर है। और जहां पर दिशा क्लियर नहीं है वहां पर हम कहेंगे राशि अदिश है, ठीक है। तो अदिश राशि के बारे में कहा गया कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान,
द्रव्यमान में कोई भी दिशा हम नहीं ज्ञात कर सकते, न कोई दिशा का मतलब है। आयतन की बात करें, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि, इनकी कोई भी दिशा नहीं होती इनमें। अब हम बात करें विद्युत धारा, करंट, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियां होती हैं। बात करेंगे सदिश राशि की, तो सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी रहती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। अब देखो, यहाँ पर लिखा है वेग। वेग मैंने बताया कि सदिश है, अभी हवाई जहाज वाला बताया था मैंने आपको उदाहरण। और ऊपर देखिए लिखा हुआ है चाल और नीचे लिखा हुआ है वेग। इसके बाद विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी, लेकिन वह दूरी जो एक निश्चित दिशा में है, ठीक है, पर्टिकुलर, तो उस दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। यहाँ पर बल दिया गया है, बल की भी एक दिशा होती है। यहाँ पर त्वरण दिया गया है, त्वरण की भी एक दिशा होती है। त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। तो वेग जब सदिश राशि है तो त्वरण भी एक सदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद हम देखो दूरी की बात करने जा रहे हैं, डिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो लिखा है किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। अब हम बात करेंगे विस्थापन की। यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। आगे स्पीड लिखा हुआ है। स्पीड में देखेंगे किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग लिखा है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। इसके बाद प्रक्षेप गति। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से टूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल की गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है।
वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखांकितः उड़ जाता है। कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। आगे लिखा है इसे प्रायः ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कोणीय वेग की, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई 360 रेडियन कोण घूम जाता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n बराबर 2 पाई r n, यही उसकी रेखीय चाल होगी, लीनियर स्पीड होगी। v बराबर 2 पाई r n, v बराबर 2 पाई r n बराबर ओमेगा इंटू r, जहाँ पर ओमेगा बराबर है 2 पाई n। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल में गुणे त्रिज्या। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन का गति का नियम भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1887 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाह बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। पहला नियम बताया है, प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाह बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वाह बल के अभाव में किसी बिंदु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जड़त्व के उदाहरण ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। आगे लिखा हुआ है संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग में गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम की बात की जाए तो न्यूटन का द्वितीय नियम,
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुकमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। हम लोग बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना की जो प्रवृत्ति होती है। अब नाव को हम चला रहे होते और नाव से एकदम कूदें तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, ये वाली बात। रॉकेट को उड़ाते हैं तो रॉकेट का ईंधन जो होता है वो नीचे निकलता है, लेकिन रॉकेट किधर उड़ता है? ऊपर की ओर उड़ता है। तो रॉकेट के उड़ने में। इसके बाद लिखा हुआ है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लिखा है यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई वहा बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे आवेग की। तो जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल में गुणे समय अंतराल अर्थात संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अविकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अविकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अवकेंद्रीय बल F बराबर mv² होता है। इसके बाद लिखा हुआ है अपकेंद्रीय बल। अजोत्तरी फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। वे बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल है या छद्म बल है। इसकी दिशा अविकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। यदि दूध से मक्खन निकालते हैं तो आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रोसेस होती है। कपड़ा मशीन सुखाने वाली जो होती है उसमें भी आपने देखा होगा। और ये सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आगे लिखा हुआ है वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अविकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अविकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है।
जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रियाबल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे हम लोग बात करेंगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण के बारे में लिखा है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रता घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के प्रता एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल में गुणे आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। आगे है सरल मशीन। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू, जैक आदि। अगर हम बात करें उत्तोलक की, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है आलंब, दूसरा बिंदु है आयास और तीसरा है भार। अगर हम आलंब की बात करें तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाती है उसे आलंब कहते हैं। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं। जैसे तुमने देखा होगा पिलास, तो पिलास में एक किनारा पकड़ते हैं, एक से घुमाते हैं, बोल्ट लगा होता है जहाँ पे, और एक तो होता है पकड़ने वाला जो दाब लगाता है, किसी चीज को पकड़ता है, बोल्ट पकड़ता है पिलास। तो आलंब के किसे कहाँ कहाँ पर होगा आलंब बिंदु? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, माने जहां पर बोल्ट लगा होगा ना वहीं से तो घूमता है पिलास। और नींबू निचोड़ने की मशीन है, वो आगे घूमती है, बीच में नींबू फंसाया जाता है, किनारे से दाबा जाता है। तो जिस स्थान से भी वो घूमेगी चीज उसे कहते हैं आलंब। अब हम बात करें आयास की, तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। जिस स्थान पर आप बल लगा रहे हैं वो आयास है। भार क्या है? उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। जहाँ पर काम होता है, जैसे नींबू जहाँ फंसाया गया वो भार के अंतर्गत आएगा। या हम जैसे कूड़ा उठाने वाली मशीन है तो जहाँ पर हमने बोझा रखा है, भार रखा है, तो वो वाला पॉइंट हो गया। जैसे चिमटा हो गया, चिमटा में रोटी जहाँ से पकड़ते हैं वो वाला पॉइंट हो गया। तो आइए इनके बारे में और अभी चर्चा करेंगे। इसमें और भी लिखा हुआ है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक के बारे में लिखा है कि उत्तोलक होते हैं 3 प्रकार के। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं कैंची है, पिलास है, सिडनी है, सिडानी, कील उखाड़ने की मशीन है, झूला है, साइकिल का ब्रेक है, हैंड पंप है। ये सभी आते हैं पहली श्रेणी के उत्तोलक में। ठीक है, पहली श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, पिलास, सिडानी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप ये आते हैं और यही तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें और जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको भी हम पढ़ देते हैं। लिखा है कि इस वर्ग के उत्तोलक में उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये सब आते हैं। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं चिमटा है, मनुष्य का हाथ है। ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्व केंद्र की।
तो किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र में क्या लिखा है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे संतुलन के प्रकार। संतुलन के यहां पर दो प्रकार लिखे हुए हैं और पहला संतुलन है स्थायी संतुलन, दूसरा है अस्थायी संतुलन और तीसरा है उदासीन प्रकार का संतुलन। संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। आइए बात करते हैं स्थायी संतुलन की। यदि किसी वस्तु को संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाने पर पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। दूसरा है अस्थायी संतुलन। किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था यानी कि संतुलन की अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन में न आ पाए, उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन क्या होता है? यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके अगर हम छोड़ें, यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलन में आ जाती है, तो संतुलन उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए दो शर्तें का पूरा होना आवश्यक होता है। कितनी शर्तों का? दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। पहली शर्त है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।